डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत ही सम्मानित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। प्रेजेंट टाइम में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, पहली जनजाति से बनी हुई प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की आप बात करेंगे तो काफी ज्यादा पावर्स होती हैं, भले ही वो नॉमिनल पावर होती हैं। तो ये पावर्स क्या होती हैं, उन्हें भारत का फर्स्ट सिटीजन क्यों कहा जाता है, और कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ये सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में मैं शिवम पांडे आपको बताने वाला हूं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है टी पॉइंट एकेडमी में। मैं शिवम पांडे ज्ञान की बात में एक सीरीज फिर से आपके सामने नए वीडियो के साथ जी पढ़ने वाले हैं हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स के बारे में। वैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो कहा होगा कि ये नॉमिनल हेड होते हैं, इनके पास नाम की पावर होती है। यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जी दिख रहे हैं, वन ऑफ द फेमस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड द्रौपदी मुर्मू जी जो कि अभी करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ये भारत की एकता, यूनिटी, अखंडता, जो मतलब इंटीग्रिटी है, उसका सिंबल माने जाते हैं। एक नेशनल सिंबल की तरह इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत ही सम्मानित पोस्ट होती है। बात करें कि जब हम बात करते हैं संविधान के हिसाब से, तो यूएसए के प्रेसिडेंट से अगर हम कंपेयर किया जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री को कंपेयर किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति को नहीं। वो एक नॉन पॉलिटिकल है, कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट डायरेक्टली पब्लिक ने नहीं चुना है, तो वो एक नॉन पॉलिटिकल हो जाते हैं और इसलिए उनको वो पावर नहीं दी जा सकती। पावर किसको दी जाती है? जो पब्लिकली चुना गया हो। तो आप पूछेंगे सर प्रेसिडेंट की जरूरत क्या है, एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर हम बाद में लास्ट में वीडियो के बताते हैं कि प्रेसिडेंट की जरूरत क्यों मानी जाती है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और इस तरह से आप देख सकते हैं रामनाथ कोविंद जी, और उनके बाद कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, प्रतिभा पाटिल जी, प्रणब मुखर्जी जी, ये सारे लोग, ज्ञानी जयाल सिंह जी, ये सारे के सारे हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट सम्मानित व्यक्ति रह चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या पाएंगे कि पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। अब इनमें हम क्या समझेंगे, हम यहाँ आर्टिकल्स नहीं पढ़ने वाले, लेकिन इसको कैटेगराइज कीजिए। लेजिस्लेटिव पावर मतलब संसद से रिलेटेड, एग्जीक्यूटिव पावर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जुडिशियल पावर मतलब कोर्ट से रिलेटेड पावर, फाइनेंस से रिलेटेड, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री में क्या पावर है, और इमरजेंसी की क्या पावर है। इतने तरह की पावर्स होती है, मतलब हर जगह इनका ऑफिशियल परमिशन चाहिए, ऑफिशियल साइन चाहिए, साइन देना है। बट ये किसके बिहाफ पे करेंगे? जो मंत्री कहेंगे, जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल कहता है वो इनको करना है, क्योंकि मेन पावर वहां एग्जिस्ट करती है, इनके नाम पे सारे काम किए जाते हैं। जैसे लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो द पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं। ठीक है, कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, याद रखिएगा। तो ये क्या करते हैं? सेशंस को बुला सकते हैं, ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। ठीक है, पहली बार जब लोकसभा होती है 5 साल के बाद लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। जब लगता है कि सरकार बहुमत में नहीं है तो लोकसभा को ये डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या सरकार बनाने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, ये सारा काम प्रेसिडेंट का होता है, ये सारे काम इनके थ्रू किए जाते हैं। तो ये थोड़ी सी लेजिस्लेटिव पावर हो गई कि कोई बिल पास नहीं हो रहा है तो ज्वाइंट सेशन भी यही बुलाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट स्पीच लोकसभा में अपनी दे सकते हैं। तो ये सारा काम प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, इतना ये काम कर सकते हैं। अब लोकसभा में 545 सीट्स थी, अब 543 होगी। ये एंग्लो इंडियन वाला 2019 में हट गया। पहले ये जब प्रणब मुखर्जी थे तब तो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 सदस्यों को अपॉइंट कर सकते थे, कहां पे? लोकसभा में भी, लेकिन अब नहीं। लेकिन राज्यसभा में अभी भी ये 12 सीटों को, जो 12 राज्यसभा सांसदों का अपॉइंटमेंट का जो कोटा है, वो आज भी राष्ट्रपति के हाथ में है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल, जैसे मैंने बताया था कि रेखा जी को और सचिन जी को अपॉइंट किया गया था राज्यसभा सांसद के थ्रू, तो आर्ट के क्षेत्र से उठा के सम्मानित किया गया था। तो ये पॉसिबिलिटी इनके हाथ में होती है। उसके बाद बात करेंगे मनी बिल। किसी भी तरह का मनी बिल हो या स्टेट रिकॉग्नाइजेशन बिल हो, कि स्टेट मतलब कोई राज्य बनाने हो, जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश बन गया, गुजरात महाराष्ट्र बन गया, तो जब स्टेट का फॉर्मेशन करना हो, ऐसे केसेस में इनका अप्रूवल जरूरी है, इनका अप्रूवल जरूरी है। हालांकि अप्रूवल ये मंत्रिमंडल के नाम पे ही देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रूवल मिल जाता है। इसके बाद कभी मान लीजिए कि संसद की कार्यवाही साल में 3 महीने चलती है, बिल वगैरह पास करना हो 3 बार चलती है, समर सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। ठीक है, इस बीच में कहीं इमरजेंसी आ गई और कोई लॉ लाना पड़ा उस इमरजेंसी में, तो उसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कच्चा कानून, एक ऐसा कानून जो परमानेंट नहीं है लेकिन उस तत्काल समय के लिए जरूरी है, तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही ले लिया जाता है। फिर जब संसद चालू होगा, नया सेशन चालू होगा, तो उस ऑर्डिनेंस को अगले 6 हफ्ते तक के लिए ही आप प्रभाव में रख सकते हैं। अगर वो संसद में वो ऑर्डिनेंस पास हो गया
तो वो कानून माना जाएगा, और अगर उस ऑर्डिनेंस को संसद में पास नहीं हुआ तो वो कानून रद्द किया जाएगा। तो इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डिनेंस, जिसे आप कच्चा कानून कहते हैं, ये प्रेसिडेंट के बिहाफ पे पास कर दिया जाता है। इसके लिए फिर लोकसभा या राज्यसभा की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। जब सेशन स्टार्ट होगा कभी भी तो उसमें फिर उसको रखा जाएगा, अब उसे पास किया जाए ना किया जाए ये वहां की मेजोरिटी पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो सीधी बात है कि जैसे कि क्या है, जो भी मेजोरिटी की सरकार बनाएगा उसको बुलाएंगे और बोलेंगे भाई चलो आप नेता दल बताइए आपका मुखिया कौन होगा। तो उन्होंने कहा मोदी जी होंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। कल को मुखिया दल ने बोला नहीं मोदी जी नहीं है, अमित शाह जी हैं, तो अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बना देंगी। वो तो कोई भी सांसद उठा के बना सकती हैं जिसको लोग अप्रूव करें, ठीक है। इसके अलावा राज्यों के जितने भी गवर्नर होते हैं, जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट होते हैं वैसे राज्यों में गवर्नर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गवर्निंग बॉडी होते हैं, ठीक है, जो राज्यों की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं तो उनको अपॉइंट करती हैं, ठीक है। तो स्टेट के जितने भी लोग होंगे गवर्नर होंगे उनका अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नर का भी इसी तरह से। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो इनके पास बहुत सारे अपॉइंटमेंट पावर होते हैं, जैसे एजीआई जिसे कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये भारत सरकार के वकील होते हैं। सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी होगा तो यही केस लड़ेंगे सरकार की तरफ से, तो ये भारत सरकार के वकील होते हैं कोर्ट में, ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट। इसके अलावा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ऐसे बहुत सारे अपॉइंटमेंट किए जाते हैं बट ये इंपॉर्टेंट है। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, बहुत बड़े ही पोस्ट होती है, इसके जो हेड होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, मतलब ये सरकार का अकाउंट्स देखते हैं, सरकार के अकाउंटेंट हैं कि सरकार पैसा सही से खर्च कर रही है कि नहीं, सरकार के पैसों के ऑडिट करना इनका काम है। इसके अलावा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो अभी हमारे इलेक्शन कमिश्नर के हेड हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। और चीफ इलेक्शन कमीशन की मैंने पावर्स पढ़ाई है तो उसमें बताया है कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। यूपीएससी के जितने मेंबर्स होते हैं कमेटी के हेड के, यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन के, उसको अपॉइंट करते हैं। प्लस फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। 5 साल के बाद हमेशा नई फाइनेंस कमेटी का गठन होता है और उसमें बजट बनाने वाले जो लोग होते हैं उन मेंबर्स को अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, वो करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं फाइनेंस कमीशन को, वित्त मंत्री की देखरेख में। उसके बाद क्या होता है, जुडिशियल पावर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जुडिशियल पावर की। जुडिशियल पावर में आप बात करेंगे तो इनके पास क्या है, ग्रांट पैराडन, रिप्रेसिव एंड रेस्पाइट और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी रीजन एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय एनी ऑफ एनी ऑफेंस। मतलब क्षमादान की शक्ति, कि फांसी की सजा को भी राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं, उसकी सजा कम करवा सकते हैं। ये सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में होती है और समय समय पे इसका लोगों को लाभ मिला भी है। इसके अलावा किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से सजेशन मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सजेशन दे नहीं सकती, राष्ट्रपति मांगेंगे किसी मैटर में तो सीजीआई का काम है कि वो उनको दे सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस पावर की अगर आप बात करें तो फाइनेंस पावर में आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन का काम है कि जो टैक्स आया है उसको सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड कैसे किया जाए। और आपको पता है इमरजेंसी के केस में सारी फाइनेंस पावर प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाती है, फिर उसके लिए कोई अदर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। और सेंट्रल और स्टेट के बीच में, बजट के बीच में क्या टैक्स किसको बटेगा, उन सारे फाइनेंस कमीशन के सभी हेड्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। तो फाइनेंस पावर भी इनके हाथ में आती है, हाथ बंधे हुए हैं लेकिन फिर भी पावर है इनके हाथ में, ठीक है। डिप्लोमेटिक पावर, जितने भी दूसरे देशों से कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं उन सभी पे प्रेसिडेंट की साइन होती है। प्रेसिडेंट के नाम पे वो व्यापारिक समझौते किए जाते हैं। ये देखिए G20 का है, G20 में आप देख सकते हैं ना, ये फोटो में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, सबसे मिलती रहती हैं, राइट। ये जापान के हैं प्रेसिडेंट, ओके। तो ये प्रेसिडेंट हाउस है, आपको पता है राष्ट्रपति भवन है। तो देखिए रामनाथ कोविंद जी अपने टाइम पे, तो सभी के डिप्लोमेटिक पावर जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं वो भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से किए जाते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। मिलिट्री पावर की बात करें तो आपको पता है कि तीनों मिलिट्री के हेड माने जाते हैं, सभी देश में यूनिवर्सिटीज के ये कुलपति माने जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि मिलिट्री पावर्स में ये है। अच्छा, यहाँ मिलिट्री पावर की रैंक में देखें, द मिलिट्री पावर रैंक सिंस 2005 टू 2020, इसमें सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट है, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे इंडिया आती है। तो ये बात अच्छी है कि हमारी मिलिट्री पावर अच्छी है, ओके। तो ये तीनों जो हेड होते हैं सेना के वो प्रेसिडेंट के अंदर माने जाते हैं, ये यूनिक कमांडर मानी जाएंगी उसकी, ठीक है। तो मिलिट्री पावर के बाद सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इमरजेंसी पावर।
1962, 71 और 75 में हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी है, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, ये मैंने टाइप्स ऑफ इमरजेंसी पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 जो आज तक नहीं लगी है। ये सारी इमरजेंसी पावर आती हैं। लेकिन सर ये सारी की सारी कहने के तो है, लेकिन अपनी मर्जी से कर नहीं सकते क्योंकि ही इज नॉट अ पॉलिटिकल पोस्ट, जो पब्लिक के थ्रू नहीं चुना गया है। तो फिर क्यों जरूरी है? इस पोस्ट को हटा दे तो क्या ही घाटा होगा। आप जानिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक बड़ी रिस्पेक्टेड पोस्ट है। कई बार ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन आती है जब देश की जनता का पॉलिटिक्स पे कोई इफेक्ट, पॉलिटिकल पार्टी से भरोसा हट जाता है। उस केस में प्रेसिडेंट के थ्रू, अगर प्रेसिडेंट अच्छा है तो, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी की बातों पे नहीं, लेकिन आपको होगा प्रणब मुखर्जी जी जब प्रेसिडेंट थे, अब्दुल कलाम जी जब प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये लोग जब प्रेसिडेंट थे, तो ज्ञानी जैल सिंह जी, इनकी बातों का जनता पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रणब मुखर्जी जी कद्दावर नेता रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अपनी छवि थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अपनी छवि थी, तो ये लोग बड़े ही प्रभावी नेता रहे हैं। तो इनकी बात पे जनता विश्वास करती है। इमरजेंसी का टाइम हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो, उस केस में राष्ट्रपति का बयान जोड़े रखता है पूरे देश को। ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रपति का रोल अहम होता है। इसलिए राष्ट्रपति की पोस्ट देश में इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसको बना के रखी गई है। काफी सम्मानित पोस्ट है, सबसे उच्च पोस्ट में से एक आती है और इसकी अपनी पद की गरिमा है कि राष्ट्रपति बनने के बाद फिर आपको और कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। कई बार लोगों को राष्ट्रपति बना के उनका पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये थी छोटी सी जानकारी, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप बने रहें। अगले आने वाली वीडियो में हम आपको कुछ लॉ से रिलेटेड वोकैबुलरी बताएंगे इंग्लिश की, जो आपको जाननी जरूरी है। कई बार आपके सामने पुलिस वाले या वकील या कोर्ट में ऐसी वोकैब यूज की जाती है और आपको इसका आइडिया नहीं होता है। ऐसी जानकारी के लिए आप टी पॉइंट एकेडमी को सब्सक्राइब करें। आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाना, न्यूज में अपडेट रखना, कम्युनिकेशन सिखाना, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसको बखूबी निभाने की कोशिश करता हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद एवरीवन। हैव अ गुड डे।